नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। आज किस कमोडिटी से शुरुआत करनी चाहिए, आप लोगों से ये सवाल है। तो हम अपने मेहमानों से यही सवाल पूछेंगे भी और देख भी लेते हैं कि बाजार में कौन सी ऐसी कमोडिटी है जहां सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। वो है चांदी। चांदी ने इस साल अब तक 45% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। आज पहली बार एमसीएक्स पर चांदी 1,28,000 के भी पार निकल चुकी है। और ये चांदी की जो आंधी चल रही है कब तक चलेगी और इस रफ्तार में कौन कौन से लेवल चांदी पार करेगी, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ जो तीन मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ तरुण सत्संगी हैं, आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर है रिसर्च के, अंकित कपूर है, को फाउंडर हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज से, और साथ ही राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के, देश के सबसे बड़े चांदी के कारोबारी है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। राहुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह की रफ्तार दिख रही है, क्या घरेलू बाजार में चांदी लगातार नया हाई बना रही है? इसके बाद और कितनी तेजी आपको यहां से और दिखती है? इन प्राइजेज में हमें जो देखने मिला है, जो एच एन आईज काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट चांदी में रेगुलरली इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। और ओवरऑल जैसे चांदी के हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चांदी में लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ बहुत काफ़ी अच्छी स्ट्रांग है। और अगर मुझे लगता है कि अगर क्लोजिंग अगर 128 के ऊपर देती है तो चांदी 1,32,000 तक जल्दी पहुंच सकती है। बहुत कुछ निर्भर करेगा नेक्स्ट वीक जब फेड की मीटिंग हो रही है तो इंटरेस्ट रेट कितने घटाते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होएगा प्राइसेस के अंदर कि आगे की चांदी की चाल कहाँ तक रहेगी। और ओवरऑल देखने जाए तो चांदी में स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग है, निचले भाव पे काफ़ी सपोर्ट है। और इन्वेस्टमेंट डिमांड, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग चल रही है इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ। अगर रिटेल की बात करें तो रिटेल में कारोबार थोड़ा मंदा चल रहा है और साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े रुके हुए हैं इन प्राइजेस पे इन्वेस्ट करने के लिए। थोड़ा उनको डर का माहौल है कि चांदी कोई बड़ा करेक्शन नहीं दे दे, तो उसके हिसाब से उनमें काफ़ी डर चल रहा है। बायर है वो अभी इंतजार कर रहे हैं भाव को नीचे आने का, लेकिन अभी एचएनआई की काफ़ी खरीदारी हो रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी मजबूत है। और राहुल जी को लगता है कि नियर टर्म में ही चांदी 1,32,000 रुपए के पार निकल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, इसी हफ्ते की वो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने इस साल के टारगेट दिए थे 1,35,000 और उसके बेहद करीब चांदी पहुंच चुकी है। अभी ही उन्होंने पूरे साल का वो टारगेट दिया है। अगले साल के लिए उन्होंने 1,50,000 रुपए का टारगेट दिया है। इसके पीछे वजह उनको लगता है कि जिस तरह से रूस ने चांदी के लिए नया रिजर्व तैयार किया है, सऊदी के सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्टमेंट चांदी में शुरू कर दिया है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिमांड खास करके सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डेटा सेंटर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, साथ ही सेमीकंडक्टर्स, ये ऐसे सेक्टर और सेगमेंट है जहां पर चांदी की ज़बरदस्त डिमांड है। न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए एक ज़बरदस्त डिमांड है और यही वजह है कि चांदी में एक तरफा रैली चल रही है। अब बात करते हैं राहुल जी आपसे। आपने कहा कि रिटेल डिमांड कमजोर हो रही है, ग्राहकी आपके स्टोर्स की क्या रिपोर्ट आ रही है? आप सबसे बड़े कारोबारी है, क्या सेंस कर रहे हैं बाजार में? क्या चांदी में भी गोल्ड वाला हाल हो गया है कि ऊंचे भाव की वजह से लोग डर रहे हैं कि भाव कहीं नीचे ना आ जाए? किस तरह की खरीदारी की रिपोर्ट आपके स्टोर से आ रही है सर चांदी की? डिमांड को देखने जाए तो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है, ज्वेलरी की डिमांड और आर्टिकल्स की डिमांड। आर्टिकल्स की डिमांड इन प्राइसेस पे थोड़ी कमज़ोर चल रही है, मगर ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रांग है। और उसका एक और रीज़न है कि जैसे गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो काफ़ी लोग गोल्ड की जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो चांदी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो एक बड़ा बड़ा इम्पैक्ट चांदी की इंडस्ट्री को ज्वेलरी की मिल रहा है, जिसकी डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है ज्वेलरी की, गोल्ड की प्राइसेस की वजह से। पर आर्टिकल्स की डिमांड में थोड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है। शादी ब्याह की सीज़न जो चल रही है, भी आगे शादी ब्याह की सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, हमें लगता है डिमांड रहेगी। मगर अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखने जाए तो वॉल्यूम में बड़ा इम्पैक्ट आने की शंका है कि वॉल्यूम टर्म में यहां पे डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, वैल्यू टर्म में हो सकता है ग्रोथ दिखे क्योंकि दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पे आर्टिकल्स की डिमांड अच्छी नहीं दिख रही है इनको, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड यहां पर शिफ्ट हुई है सिल्वर ज्वेलरी में, उस वजह से वो डिमांड ज्वेलरी में थोड़ी अच्छी दिख रही है चांदी की। हमारे साथ मानव मोदी भी जुड़ गए हैं, उनकी इस हफ्ते की जो चांदी की रिपोर्ट है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मानव, आप लोगों की जो चांदी की रिपोर्ट है वो क्या कह रहे हैं, उसकी बड़ी बातें बताइए और कौन कौन से टारगेट आप लोग देख रहे हैं चांदी को लेकर।
जी बिल्कुल। नमस्ते सुमन जी और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी। अगर आप देखें तो चांदी में बिल्कुल ही नॉन स्टॉप रैली आई है। मतलब गोल्ड ने बिल्कुल लीड किया है, लेकिन चांदी की जो फॉलो अप शॉर्ट पीरियड में जो रैली चाहिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हुई है। मतलब ऐसा हुआ है कि चांदी ने हर बायर को मौका दिया है, कंसोलिडेट किया है कि वो एंट्री ले सके और फिर वहां से बड़े मीन रिवीजन के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। और हमारे रिपोर्ट की बात करें तो बिल्कुल लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास 1 लाख, उसके बाद 1 लाख, 1.25 लाख, और अब हमें लग रहा है कि नए पड़ाव की तरफ बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, जो है 1.5 लाख। मेरे ख्याल से आपने जो फैक्टर्स बताए वही हमने रिपोर्ट में कवर किए। जैसे रशिया पहला सेंट्रल बैंक है जहां पे 3 साल का प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सिल्वर को अपने रिजर्व्स में ऐड करेंगे। सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट सिल्वर ईटीएफ्स में सेंट्रल बैंक ने इन्वेस्ट किया है। तो मुझे लगता है गोल्ड के साथ साथ अब चांदी भी एक सेंट्रल बैंक के लिए एक प्रेफरेंस हो सकती है अपने रिजर्व्स में ऐड करने के लिए। एक नया पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सकता है। सिमिलरली डोमेस्टिक ईटीएफ्स में बहुत ज्यादा इनफ्लो, बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। गोल्ड के लिए जो सेफ हेवन बाइंग के फैक्टर्स है वो तो है ही, लेकिन मोर देन 50%, 55% जो इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। क्योंकि अभी आप देखिए तो सोना थोड़ा रुक गया है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कॉपर, जिंक, इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी पुश चांदी को एक नई तेजी की तरफ लेके जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो इंडस्ट्रियल पुश का वेट हो रहा था। जैसे ही ये मेटल्स बढ़ने लगे तो चांदी में भी वो पुश हमें आता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 1,30,000, 1,35,000 एक इमीडिएट टारगेट बनता हुआ दिख रहा है, विच इज अराउंड $44-45 कॉमेक्स में। और अगर रूपी का साथ रहा, रूपी ऐसे ही डेप्रिशिएट होती रही, तो डोमेस्टिक फ्रंट पे और ऊपर के लेवल जाएंगे। और एक साल के हिसाब से मुझे लगता है $50 जो ऑल टाइम हाई है कॉमेक्स का, वो भी अचीव होता हुआ दिखता है। कॉमेक्स पर भी नया ऑल टाइम हाई आपको लग रहा है कि बन सकता है चांदी में। लेकिन चांदी की जो ये तेजी आप टारगेट दे रहे हैं 1,50,000 के, क्या ये एक तरफा आएगी या उससे पहले कुछ करेक्शन का भी अनुमान है आप लोगों का? मानव, आपसे सवाल है। और मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल देखिए जरूरी भी है लंबी तेजी के लिए। जैसे हमने गोल्ड में भी देखा है कि 1,04,000, 1,06,000 आया है, थोड़ा कंसोलिडेट किया है और फिर ऊपर बढ़ी है। तो चांदी में भी नेचर है चांदी का कि इतना बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद 1,30,000, 1,32,000 तक ये रैली कंटिन्यू होगी। वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, डिप आनी चाहिए, फिर से एक बार मौका मिलेगा और फिर से ये 1.5 लाख की तरफ जाएगी। वन वे अगर जाती है तो शायद वो हेल्दी रैली ना कंसीडर हो। जिससे आपका मोमेंटम बन रहा है, जैसे मैंने कहा 1,32,000, 30,000 तक की तो रैली बिल्कुल दिख रही है। उसके आगे एक बार देखना पड़ेगा कैसा है, क्योंकि फैक्टर्स बिल्कुल पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक फेड मीटिंग के बाद शायद थोड़ी क्लैरिटी हो, लेकिन अभी के लिए ऐसा लग रहा है वहां तक जाके फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। कि आप बताइए तरुण जी, आप इस मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं? क्या लग रहा है ये एक तरफा रैली कब तक चलने वाली है, या कुछ करेक्शन की भी संभावनाएं बन रही हैं चांदी में? हाय, गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ब्लास्टिंग रैली हमने देखा है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, स्पेशली यूएस का जो जॉब मार्केट का रिपोर्ट आया अगस्त मंथ का, वो एक्चुअली 4 साल में सबसे वीकेस्ट था, जिसने पॉसिबिलिटी बना दी नॉट ओनली सितंबर में प्रॉब्ली फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं यूएस के अंदर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर। और उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सॉलिड रिटर्न देखने को मिला है। एंड नो डाउट, देखिए अभी आप अगर यूएस के अंदर देखें कॉमिक्स में सीएफटीसी सीओटी पोजीशन 5 साल के हाई पर है, रिकॉर्ड लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं, ईटीएफ में बाइंग है। साइमल्टेनियसली देखिए जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज काफी हाई है। ट्रम्प अपने G7 अलाइंस को बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली इंडिया और चाइना पर वो भी टैरिफ लगाए जैसे उन्होंने लगाया है टू डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम द रशिया। तो अल्टीमेटली इन सब के चलते हमने देखा है सेफ हेवन डिमांड गोल्ड के अंदर आई, सिल्वर को बेनिफिट मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट, हैविंग सेड दैट, हम लोग बोल रहे थे कि इंडस्ट्रियल विल परफॉर्म गुड, और इंडस्ट्रियल के अंदर द मोमेंट एक्चुअली मोमेंटम आया, बी द जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो उसका सीधा का सीधा इंपैक्ट हमने पॉजिटिवली आते हुए देखा सिल्वर के ऊपर। हाईली ओवरबॉट है। आई थिंक इन्वेस्टर को वेट करना चाहिए करेक्शन का। करेक्शन एक बुल मार्केट का हेल्दी साइन होता है। एंड जो ट्रेडर है वो उनको एक्चुअली ट्रेलिंग
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। नो डाउट देखिए $40 के ऊपर जब तक सिल्वर है, इट कैन सरप्राइज लाइक 2011 में हुआ था। $49.30 तक गए थे प्राइस और रिकॉर्ड हाई के बहुत पास थे जो कि 1980 में बना था। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1,35,000 1,40,000, बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग करेक्शन होना जरूरी है टू हैव अ हेल्दी बुल रन, और यहाँ पर अपने बाइंग को प्रोटेक्टेड रखें। और इन्वेस्टर है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि दे हैव मिस्ड द बस, अभी रैली कंटिन्यू रहेगी, अच्छा करेक्शन है उसके बाद में ही ध्यान दें। ये अंकित जी, आपकी राय क्या है, चांदी में क्या करना चाहिए? यहां से टेक्निकली कैसी दिख रही है चांदी अब? और टेक्निकल की बात करें तो काफी ने जो तेजी आई थी उसके बाद में 2 दिन का करेक्शन लिया हुआ है। 2 दिन करेक्शन के बाद में अब वापस इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट मिला है 1,27,500 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए और 1,32,000 1,33,000 तक के टारगेट देखने चाहिए। शॉर्ट टर्म में 1,24,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। इतने टाइम से जो हमने रैली कंटिन्यू देखी है, तो मुझे कॉमेक्स डिवीजन में भी लगता है कहीं ना कहीं $44 $45 तक नॉन स्टॉप तेजी देखने को मिलेगी। जो मैक्सिको की तरफ से आया है कि चाइना के ऊपर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, इसके बाद में जो रैली देखने को मिली है, अगर ये साइन मिलते हैं कि आगे अभी टैरिफ वाली जो सिचुएशन है खत्म तो हुई नहीं है, अभी आने वाले टाइम में और इसको और देखने को मिलेगी। इसी वजह से बुलियन प्राइसेस के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। स्पेशली अब चाइना जो सिल्वर है और कॉपर जो बेस मेटल प्राइसेस हैं उसके अंदर जो स्ट्रेंथ बनना स्टार्ट हुई है, तो ये आगे कंटिन्यू रहेगी और 1,32,000 से 1,33,000 तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। टारगेट 1,32,000 से 1,33,000 का है। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड भी अपने रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब है। आज भी 1,09,700 तक गोल्ड का मार्केट भी घरेलू बाजार में पहुंचा था। इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मानव, गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? अब क्या रिपोर्ट है गोल्ड को लेकर? छोटा जवाब दीजिएगा सर। मेरे ख्याल से बिल्कुल, जैसे सबने अनसर्टेनिटीज, टैरिफ और सबकी बात की, ये हफ्ते में भी इन्फ्लेशन नंबर्स थोड़े मिक्स्ड आए। नेक्स्ट वीक थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा, फेड मीट के बाद थोड़ा समझेगा, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का ही है। मेरे ख्याल से 1,06,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। इमीडिएट बेसिस पे जहां से निकला था 1,07,500 1,08,000, वो एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट बनता है। मेरे ख्याल से यही रैली में शायद 1,10,000 10,500 तक की रैली होनी चाहिए। बट बिल्कुल मुझे अब ऐसा लग रहा है चांदी की पेस थोड़ी ज्यादा होगी गोल्ड से। 37-20 के आसपास शायद थोड़ा हर्डल ले, बट ओवरऑल रैली तेजी की है। जो भी डिप्स आती है वहां पे बाय करना चाहिए। व्यू है गोल्ड को लेकर। आप बताइए अंकित जी, आपकी कॉल क्या है? ट्रेड में क्या रणनीति बता रहे हैं ट्रेडर्स को, क्या सलाह दे रहे हैं गोल्ड में? गोल्ड के अंदर देखा जाए तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं लग रहा है। $36 का एक काफी मेजर सपोर्ट बन चुका है। जब तक ये $36 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक तेजी रहेगी। 3660 का आज इंट्राडे रेजिस्टेंस आएगा, इसके ऊपर अगर चलता है तो फिर फर्दर अपसाइड रैली हमें 3720 से लेकर 3780 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड काफी पॉजिटिव बना हुआ है, अभी कोई भी इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। 2 से 3 दिन का हमने जो एक रैली देखी थी उसके बाद कंसोलिडेशन देखा है, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ ये बढ़ रहा है। तो $3660 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। वही अगर M6 की बात करें तो 1,10,000 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर चलता है तो वापस से 1,11,000 1,11,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप बताइए तरुण जी, गोल्ड में क्या करना चाहिए यहां पर? आई थिंक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा। वीकर जो यूएस का जॉब मार्केट है, लेबर मार्केट है, वो मेन फ्यूलिंग फैक्टर है। इवन कल हमने जॉबलेस क्लेम के नंबर भी देखे, 5 इयर्स के अंदर लोएस्ट थे। साइमल्टेनियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस में हाई है, फायरिंग काफी ज्यादा हो रही है। तो ऑल टुगेदर दीज आर सपोर्टिंग सेफ हेवन बाइंग इन द गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कॉमेक्स स्पॉट जब तक 3580 एंड ऑन्स के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, जो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो शॉर्ट लिव्ड होगी एंड डिप्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम देखेंगे, लाइक वी सॉ इन द पास्ट। कल भी हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग के बाद इवनिंग सेशन में वोपिंग रैली इंट्राडे में आई थी। मुझे लगता है कि इट इज हेडिंग टुवर्ड्स, अगर मैं स्पॉट की बात करता हूं तो प्रॉब्ली 3700 टू 3720 तक प्राइस आ सकते हैं। रिवर्सल तभी होगा जब प्राइस 3580 के नीचे क्लोज देंगे। एंड अगर मैं रिवर्सल बोल रहा हूं तो इट मींस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, बुल रन विल कंटिन्यू इन द गोल्ड एज वेल।
राय है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। शुक्रिया राहुल जी, आप लोग ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि ग्राउंड की रिपोर्ट क्या है, किस तरह की डिमांड आप लोगों के स्टोर से निकल कर आ रही है। साथ ही मानव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया गोल्ड सिल्वर की रिपोर्ट हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए तरुण जी और अंकित जी आप बने रहिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। वहाँ ब्रेक के बाद हम बात करने वाले शुगर सेक्टर को लेकर और साथ ही कुछ और कॉल्स क्रूड और मेटल्स पर भी लेकर आएंगे। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और अब बात कर लेते हैं शुगर सेक्टर की। और चीनी उत्पादन का नया अनुमान इस्मा ने जारी कर दिया है। वो अनुमान क्या है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक बलानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला कॉन्फ्रेंस के बीच में से भी। सर बताइए क्या अनुमान आप लोगों ने जारी किए हैं, उसके डिटेल्स क्या है सर? नमस्कार विष्णु मोहन जी। नमस्कार सर। जो हमारा पहला एस्टिमेट आया था पिछले महीने, जो कि सैटेलाइट इमेजिंग के ऊपर था, तो उसमें लगभग 349 लाख टन का एस्टिमेट किया था ग्रॉस प्रोडक्शन का। अभी हमने अगस्त के महीने में फिर से पूरा सैटेलाइट इमेजिंग और क्रॉप टूर करके क्रॉप असेसमेंट किया है। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ की महाराष्ट्र में थोड़ा इंक्रीज होता दिख रहा है, बट थोड़ा सा लॉस जो है ये उत्तराखंड में, हरियाणा में और पंजाब में बिकॉज ऑफ फ्लडिंग हो रहा है। तो ओवरऑल हमारा असेसमेंट ये लग रहा है कि लगभग जो हमारा पहले का एस्टिमेट था 349, लगभग उतना ही होगा। तो हमारा असेसमेंट अभी लगभग 349 लाख टन का ही है ग्रॉस प्रोडक्शन का। ओके सर, हमने जो शुगर सीजन के इस्मा की अनुमानित बैलेंस शीट जो बनाई है उसके हिसाब से ओपनिंग स्टॉक 55 लाख लिया है 25-26 के लिए। उत्पादन अनुमान जो नेट वाला है 299 लाख टन का लिया है। कुल सप्लाई यानी 354 लाख टन की बैठती है। घरेलू खपत 284-285 लाख टन के आसपास का है जो आपका अनुमान है। क्लोजिंग स्टॉक 70 लाख टन 2025-26 के सीजन के अंत में होगा। क्या ये बैलेंस शीट सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए इसमें ऐसा है कि आपने सही बोला, इस साल जो कंजम्पशन 24-25 में कंजम्पशन लगभग 280 लाख टन है और ये बढ़ के अनुमानित लगभग 284-285 लाख टन तक पहुंचेगा और लगभग 50 लाख टन का लगभग डाइवर्जन हम अनुमान कर रहे हैं। तो अगर वो देखेंगे तो डाइवर्जन करने के बाद अगर लगभग 70 लाख टन का बचेगा तो उसमें लगभग अगर हम 50 लाख टन आगे कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि 26-27 भी काफी बम्पर सिचुएशन है, तो लगभग 20 लाख टन का हमारे पास एक रूम है एक्सपोर्ट का। और उम्मीद करते हैं कि वो जगह मिले और आप लोगों को वापस से इजाजत मिले। शुक्रिया दीपक जी, आपने वक्त निकाला और अपनी रिपोर्ट पर अपनी राय दी और बताया। और अगली रिपोर्ट सर कब आएगी? एक वन लाइनर जवाब देते जाइए सर, अगली रिपोर्ट कब आप लोग जारी करेंगे? चलिए उनसे बातचीत अब तो नहीं हो पाएगी, उन्होंने फोन लाइन काट दिया है, लेकिन अगली रिपोर्ट सितंबर की जो वो सैटेलाइट इमेज लेंगे उसके बाद वो अक्टूबर-नवंबर में वापस से वो नई रिपोर्ट के साथ फिर से इस्मा आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्रूड और मेटल पे बातचीत नहीं हो पाई। क्रूड अब कमजोर होता जा रहा है। तरुण जी एक छोटा जवाब क्रूड पर दे दीजिए कि क्या लग रहा है क्रूड में यहाँ से? आई थिंक सप्लाई डिमांड मैच है, इसी वजह से प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं। बट $60 के नीचे जाएगा तभी फर्दर करेक्शन आएगा। अगर नहीं जाता तो $60 से $67 पर बैरल के बीच में प्राइस एक्टिविटी होनी चाहिए। इंडियन मार्केट में 5400 से 5900 इज द रेंज इन विच मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस क्रिस क्रॉस करने चाहिए। जी आपकी तरफ से क्रूड पर क्या कॉल है आज? क्रूड के अंदर एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है 5400 का और काफी टाइम से देख रहे हैं कि वो टूट नहीं रहा है। अगर 5400 के नीचे वीकली क्लोजिंग अगर आती है तो मुझे फिर एक्सपेक्ट करना होगा कि 5000 और 4900 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वो काफी एक बड़ी गिरावट होगी। उसके जब अगर 5400 के नीचे अगर जाता है तो 5825 का एक मेजर स्टॉप लॉस बन जाएगा और नीचे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो 5800 जब तक नहीं तोड़े, 5400 का लेवल जब तक नहीं तोड़ा तब तक इसके अंदर अभी बने रहेंगे। 5400 का लेवल अगर टूटेगा तब जाके इसके अंदर गिरावट की एक्सपेक्टेशन करी जा सकती है। ओके, नेचुरल गैस में कुछ ऑप्शंस की रणनीति है क्या आपके पास अंकित जी?
नेचुरल गैस के अंदर 255 से 250 के बीच में आता है, तो 250 का ऑप्शन जो है वो बाय करके चल सकते हैं। 225 का इसमें मेजर सपोर्ट बना हुआ है नेचुरल गैस के अंदर। अगर 225 का लेवल टूटेगा तो ही इसके अंदर गिरावट की एक्सपेक्टेशन रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 225 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। 255 से 250 के बीच में बाय करेंगे तो बेटर रहेगा। ऑप्शन अगर मैं बाय करूं तो 250 का ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 8 रुपए का, और टारगेट इसमें हमें 18 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। आप दोनों में मानो का 10 सेकंड का सिर्फ वक्त चाहिए सर। मेटल्स में कॉल बता दीजिए, सिर्फ टारगेट और एसएल। अंकित जी। कॉपर के अंदर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, इसमें बाय करके चल सकते हैं। 916 रुपए के आसपास बाय करेंगे, 910 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट इसमें 923 तक देखने को मिलेंगे। ओके, 923 के टारगेट के लिए कॉपर खरीद सकते हैं। आप बताइए तरुण जी, आपकी राय मेटल्स पर? ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है। जिंक विल आउट परफॉर्म, डिप्स पर बाय करना चाहिए। हो सकता है आने वाले वीक्स के अंदर 290 295 तक भी प्राइस देखने को मिले। परफॉर्म कर सकता है तो जिंक तरुण जी की तरफ से, कॉपर अंकित जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे और वायदा बाजार का पूरा एक्शन लेकर आएंगे इफिनो जंक्शन में। जल्द लौटते हैं।